हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य का आज ये हमारा पहला क्लास होगा। विद डिटेल हम साहित्य को पढ़ेंगे और इस क्लास को मैं डेली लेकर आऊँगी आपके लिए। आपकी बहुत सारे एग्ज़ाम में मदद होगी, जैसे आपका यूपीटीजीटी पीजीटी है, केवीएस एनवीएस है, आपका एमआरएस है, डीट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम है। तो इन सभी में आपका साहित्य जहाँ से भी पूछा जाएगा तो ये तो आना ही है। वो सब चीज़ के लिए आपको यहाँ पर हेल्पफुल होगा। तो चलिएगा अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मेरे साथ जुड़िएगा। आप अपने नोट्स को भी साथ के साथ लिखते रहिएगा, ठीक है। मैंने ये सब टाइप कर लिया था पहले ही, जिससे कि समय बच जाए और आपका ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर हो सके। तो आज पहला क्लास है, तो आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है, और टेलीग्राम पर अगर पीडीएफ चाहते हैं तो जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का क्लास ये हमारा पहला क्लास होगा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। चलिएगा, देखिए, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो सबसे पहले हमें इस नाम का मतलब जानना है कि ये होता कहाँ क्या है, ठीक है। हिंदी क्या है, किस भाषा से आया है, ये सब तो जानने, इनका अर्थ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पढ़ लेते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन हम इसके बारे में बहुत बार नहीं जान पाते। तो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है, देखिएगा। हिंदी जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। और साहित्य क्या होता है? साहित्य होता है साधन हित से मिलकर बनता है, जिसमें सबका हित हो वही साहित्य होता है। देखिएगा, इतिहास का क्या होता है? इतिहास व्यक्ति, समाज और देश की महत्वपूर्ण घटनाओं का तथ्यात्मक रूप से जहाँ वर्णन किया जाता है, कालानुक्रम के अनुसार वर्णन किया जाता है, तो वहाँ इतिहास, उसको हम इतिहास के नाम से जानते हैं, इतिहास के नाम से, ठीक है। एक कथन है, बहुत ही फेमस, चर्चित है, परीक्षा में आया हुआ कथन है। तो देखिएगा, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। और देखिए, यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धति, इसको हम देखते हैं। और लेखन पद्धतियाँ जो भी हैं जिसके द्वारा इतिहास को लिखा गया है, तो वो देख लेते हैं। और किसने किस पद्धति के अंतर्गत अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा है, किस इतिहासकार ने, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। पहली पद्धति हमने यहाँ पर ली है वर्ण कर्म पद्धति, या फिर इसको हम वर्णमाला पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इस पद्धति में लेखकों, कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्ण कर्म के अनुसार किया जाता है, ठीक है। और इस पद्धति को गारसदा तासी तथा शिव सिंह सेंगर ने अपनाया था। गारसदा तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? इस्तवार द ला लित्योत्तर एंडो हिंदुस्तानी, इनके इतिहास ग्रंथ थे, इनका इतिहास ग्रंथ था। और शिव सिंह सेंगर ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था शिव सिंह सरोज के नाम से। तो इन्होंने इन ग्रंथों को वर्ण कर्म पद्धति के अनुसार लिखा था। इसमें कबीर और केशवदास, देखिए, कबीरदास और केशवदास का वर्णन किया गया है। अगर कालकर्म के अनुसार देखते हैं तो आपके जो केशवदास जी हैं ये रीति काल के अंतर्गत आते हैं, और कबीरदास की अगर हम बात करते हैं तो ये भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और वर्ण कर्म लेकर आते हैं। वर्ण कर्म के अनुसार जब हम इतिहास ग्रंथ को लिखते हैं तो इनका जो वर्णन किया गया है वो एक साथ किया गया है। कबीर का और केशव का वर्णन हमने साथ में किया है, क्योंकि इन्होंने वर्ण के अनुसार क और क, ठीक है, दोनों का नाम क से स्टार्ट होता है, तो इन दोनों कवियों को एक साथ लिया गया है। आगे चलते हैं नंबर 2 पर। कालानुक्रम पद्धति को देखिए। कालानुक्रम पद्धति, इसमें जो लेखक हैं, लेखक व कवियों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार होता है, और प्राय इसमें कृत कार्यों की जन्म तिथियों को आधार मानकर ही इतिहास क्रम और कालक्रम निर्धारित किया गया है, ठीक है। इसमें जो पद्धति अपनाई, इस पद्धति में, कालानुक्रम पद्धति में, जॉर्ज गियर्सन ने और मिश्र बंधु ने, ठीक है, मिश्र बंधु ने और जॉर्ज गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा है। अगर इस पद्धति के अंतर्गत कौन कौन से इतिहासकार आते हैं तो आप नाम ध्यान रखेंगे, जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधु। विधेयवादी पद्धति की अगर बात करते हैं, इस पद्धति के जन्मदाता तेन थे। इन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है, पहला जाति में, दूसरा वातावरण में, और तीसरा क्षण विशेष में।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को विधेयवादी पद्धति के आधार पर लिखा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को विधेयवादी पद्धति के आधार पर लिखा है। ठीक है, नंबर 4 पर आती है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तो यह पद्धति इतिहास लेखन में अपेक्षाकृत अधिक सहायता कर सकती है, लेकिन इस पद्धति में क्रमबद्धता तथा तर्कपुष्टता तो होती ही है, परंतु अनेक तथ्य इसमें छूट जाते हैं। इस प्रकार से हमने चारों तरह की पद्धतियाँ पढ़ी। पहली आपकी वर्णक्रमानुसार पद्धति, जिसको हमने वर्णमाला पद्धति के नाम से भी जाना है, और दूसरी जो है आपकी वो कालानुक्रम पद्धति है। दूसरी पद्धति आपकी कालानुक्रम पद्धति है। तीसरी पद्धति को देखिएगा, यहाँ पर तीसरी पद्धति जो है वो विधेयवादी पद्धति है, और चौथी पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, आगे चलते हैं और अब हम कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। आपको क्लास कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। और इस क्लास को बनाने में काफ़ी मेहनत हुई है। आपका जिस तरह का रिस्पॉन्स होगा फिर उसी तरीके से आगे काम किया जाएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप मेरे साथ अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले इसलिए लिख लिया क्योंकि मुझे कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट देना था। ठीक है, और क्योंकि मैं अगर साथ के साथ आपको लिख कर देती तो फिर आप उतना लिखते भी नहीं और समय भी बहुत ज़्यादा लगता। जैसे ही DSSB की जो वैकेंसी आ रही हैं, जो लॉन्च हो चुकी हैं PGT की, आपने चैनल पर अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, डला हुआ है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि आपकी हिंदी की कितनी वैकेंसी हैं, PGT मेल की कितनी हैं और फीमेल की कितनी हैं। तो उसी के लिए आपको अभी से अपनी तैयारी में लगना होगा। चलिएगा पढ़ते हैं इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ, और यहाँ से आपका पूरा सिलेबस भी जो है ना वो कवर हो जाएगा। देखिएगा, इस्तवर्दा लित्योत्तर एंदो हिंदुस्तानी, ये फ्रेंच विद्वान गार्सादा तासी, फ्रेंच विद्वान थे जिनका नाम था गार्सादा तासी। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किया। इन्होंने क्या किया है, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया, और इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार दा लित्योत्तर एंदो हिंदुस्तानी। आपको ये ऐसा नाम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ नाम है। ठीक है, ये जो नाम लिखा गया है ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। जहाँ पर देखिए ध्यान से, जो एंदुई है, एंदुई इसका नाम क्या है, इसका नाम है हिंदी, और हिंदुस्तानी इसका मतलब यहाँ पर जो दिया गया है वो उर्दू लैंग्वेज से है। ठीक है, देखिएगा इस ग्रंथ की जो भाषा रही है वो फ्रेंच भाषा है। इसके 2 भाग हैं। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में तथा दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ है। इसके इन ग्रंथों में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन वर्ण क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। ऊपर भी आपने देखा है गार्सादा तासी ने वर्णक्रम पद्धति को अपनाया है। ठीक है, आगे देखिएगा, इनके ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णक्रम पद्धति के आधार पर किया गया है, वर्णक्रमानुसार प्रस्तुत किया गया है। और इस ग्रंथ का हिंदी जो अनुवाद किया है वो लक्ष्मी सागर वार्संडे ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार मार्क कीजिएगा कि इस ग्रंथ का, कौन से ग्रंथ का, इस्तवारदा लित्योत्तर एंदो हिंदुस्तानी का जो प्रकाशन हुआ है, जो प्रकाशन किया है लक्ष्मी सागर वार्संडे ने, अनुवाद किया लक्ष्मी सागर वार्संडे जी ने, और 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से इन्होंने इस ग्रंथ का अनुवाद किया। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण आया, फिर इस्तवारदा लित्योत्तर एंदो हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण आता है, और ये आता है 1871 ईस्वी में। ठीक है, इसमें 3 खंडों में विभक्त करते हुए, इसे 3 खंडों में फिर विभक्त किया गया, करते हुए संशोधित रूप इसका प्रस्तुत किया गया है। आगे देखिए, इसमें कवियों की जो संख्या थी, कवियों की संख्या ये 738 कवि थे इसमें, जिसमें हिंदी के कवि 72 हैं और बाकी सभी जो कवि हैं वे उर्दू के कवि हैं। इस ग्रंथ की पद्धति आपको मालूम हुई कि वर्णक्रमानुसार इसकी पद्धति है। इसमें इंग्लिश के जो A B C D E F G H इस तरीके से जो वर्ण होते हैं
इन्हीं का प्रयोग किया गया है। हिंदी के वर्णों का प्रयोग नहीं किया गया, इस तरीके से प्रयोग नहीं किया गया, ये प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया। यहाँ क्या प्रयोग किया गया है, ABCD इस तरीके से जिनका नाम आता था उनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, उन कवियों का कर्म के आधार पर रखे गए हैं। और इस ग्रंथ की भाषा आपको मालूम हुआ कि फ्रेंच भाषा है। गार्सा दा तासी को नलिन विलोचन शर्मा ने प्रथम इतिहासकार माना है और इनके ग्रंथ को इन्होंने नलिन विलोचन शर्मा जी ने प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब देखिए, जो इस्तवार दा ललित्योत्तर इंडो हिंदुस्तानी ग्रंथ है, इस ग्रंथ में मुझे नहीं लगता आपका कुछ भी छूटा हो। ठीक है, सारी बातें, जितनी भी बातें इसकी थी वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं, ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं। दूसरा ग्रंथ आता है हमारा भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह, यह जो ग्रंथ है ये महेश दत्त शुक्ल का ग्रंथ है और इस ग्रंथ का प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ है। यह ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। 1873 में महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ को लिखा और यह ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा गया अब तक का पहला ग्रंथ था। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका तज़किरा-ए-सुरई ग्रंथ आता है। ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ के लेखक मौलवी करीमुद्दीन है। यह ग्रंथ उर्दू भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1884 ईस्वी में होता है। इसमें 1004 कवियों का वर्णन किया गया है, जिसमें 62 कवि हिंदी के हैं और इस ग्रंथ की पद्धति काल कर्मानुसार पद्धति है। कालानुक्रमसार पद्धति है। काल कर्म के आधार पर इसमें कवियों का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। 4 नंबर, शिव सिंह सरोज। 4 नंबर पर देखिएगा, शिव सिंह सरोज ग्रंथ आता है आपका। यह ग्रंथ, इस ग्रंथ के जो लेखक हैं ये शिव सिंह सेंगर हैं, यानी कि यह जो ग्रंथ है वो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। इसकी भाषा हिंदी है और यह हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरे नंबर पर आता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सेकंड सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इससे पहले लिखा गया है, ये लिखा गया है 1883 में। अभी जो हमने पढ़ा है, ठीक है, अभी जो ग्रंथ हमने पढ़ा है जिसका नाम था महेश दत्त शुक्ल जी का भाषा काव्य संग्रह है, वो 1873 का ग्रंथ था और वो ग्रंथ पहला ग्रंथ था, लेकिन माना किसको गया है, शिव सिंह सरोज ग्रंथ को माना गया है। इन्होंने इसमें 1000 छोटे बड़े कवियों के जीवन चरित्र का वर्णन किया है, उनकी साहित्यिक कृतियों का वर्णन किया है, उनकी कविताओं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत शिव सिंह सरोज ग्रंथ के अंतर्गत इस ग्रंथ की पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति है और इस ग्रंथ का अनुवाद नहीं किया गया। तो आज तो मैंने ये 4 ही इसमें लिए हैं, ये जानने के लिए कि इस तरह का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, और इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैं अभी अवेलेबल करा दूंगी, आप वहाँ जुड़िएगा मुझसे। ठीक है, और वहाँ पर इसका PDF आप निकलवा सकते हैं, वहाँ PDF लेकर पढ़ सकते हैं। साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ यहीं पर नोट्स बना लीजिए। कल हम नंबर 5 पर पढ़ेंगे। अभी हमें बहुत सारे इतिहास ग्रंथ लिखने हैं। ठीक है, और ये जो इतिहास ग्रंथ होंगे जिसमें आपका जॉर्ज गियर्सन भी आने वाला है। जॉर्ज गियर्सन का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान होगा और इसके बाद में आप रामचंद्र शुक्ल जी का लिखेंगे। ठीक है, फिर मिश्र बंधु भी आएगा, मिश्र बंधु विनोद, इनका ग्रंथ है मिश्र बंधुओं का। तो ये सब चीज़ें भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।